नमस्कार, स्वदेश न्यूज के इस खास बुलेटिन 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। इस खास कार्यक्रम में हम पहली बड़ी खबर आपको कारगिल दिवस से जुड़ी हुई दिखाएंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25वें कारगिल विजय दिवस पर द्रास में कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि दी। वहीं दूसरी बड़ी खबर यूपी के बरेली से है, जहां बलिया में रोजाना ट्रकों से लाखों की अवैध वसूली मामले में सीएम ने बड़ा एक्शन लिया है। और तीसरी बड़ी खबर बिहार से है, जहां बिहार बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को हटाकर दिलीप जायसवाल को राज्य की कमान सौंपी है। चौथी बड़ी खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई होगी, जहां महाराष्ट्र के तमाम हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। इस बीच पुणे के लवासा इलाके में भूस्खलन भी देखा गया। पांचवी बड़ी खबर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से है, जहां एक शराब दुकान के पास लगा एक विवादित पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस 5 विंडो के जरिए हम आपको 5 बड़ी खबर दिखा रहे हैं। और चलिए अब पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि दी है। 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। हर साल इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज लद्दाख की ये महान भूमि कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ की गवाह बन रही है। कारगिल विजय दिवस हमें बताता है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मुझे याद है कि किस तरह हमारी सेनाओं ने इतनी ऊंचाई पर इतने कठिन युद्ध ऑपरेशन को अंजाम दिया था। मैं देश को विजय दिलाने वाले ऐसे सभी शूरवीरों को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं उन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने कारगिल में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी एजाज और राशिद हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। एजाज, जिस तरह से अब आज का दिन बहुत ही खास है, बहुत ही अहम है पूरे भारत देश के लिए, कारगिल विजय दिवस की आज 25वीं वर्षगांठ है और इस दौरान द्रास पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संबोधित भी किया है और साथ ही पाकिस्तान को चेतावनियां भी दी है। जी बिल्कुल गरिमा, मैं आपको बता दूं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी 25वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर द्रास में कारगिल वार मेमोरियल में कारगिल जंग के हीरोज को खराज अकीदत पेश किया। 26 जुलाई 1999 को हिंदुस्तान ने कारगिल जंग जीत ली। हर साल इस दिन को कारगिल विजय दिवस तौर पर मनाया जाता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जाने वाले कुर्बानी खुरान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे याद है कि हमारी फोर्सेस ने इतनी ऊंचाई पर इस तरह की मुश्किल जंग का अमल कैसे किया। मैं इन तमाम शराओं को एहतराम करता हूँ। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं इन शहदाओं को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने करगिल में इस वतन की हिफाजत के लिए अपनी अहला कुर्बानी दी। मैं आपको ये भी बता दूं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को ये भी बताया कि हम लड़ने के लिए अब भी लड़ने के लिए तैयार है। जी एजाज, जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि आतंकी साजिश की कोशिश लगातार पाकिस्तान की तरफ से होती रही है और इन सब के बीच आज बड़ी चेतावनी भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। जी बिल्कुल, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमारी फौज है वो लड़ने के लिए तैयार है। हर रोज, हर दिन, हर महीने लड़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल ये भी बताया कि आज नरेंद्र मोदी ने ये भी चेतावनी दी है कि हमारा फौज बहादुर है, वो लड़ने के लिए तैयार है। ठीक है एजाज, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए अब दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बलिया में रोजाना ट्रकों से लाखों की अवैध वसूली के मामले में सीएम ने बड़ा एक्शन लिया। सीओ, एसओ समेत 18 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। 7 पुलिसकर्मियों समेत 23 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। साथ ही एसपी और एएसपी का स्थानांतरण भी करा दिया गया। बलिया में यूपी बिहार बॉर्डर पर नरहे थाना इलाके स्थित भरौली पिकेट और कोरेंटा डी चौकी पर ट्रकों से अवैध वसूली के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई की। 2 पुलिस वालों की गिरफ्तारी के बाद बलिया के पुलिस अधीक्षक और एएसपी पर भी गाज गिरी है। एसपी और एएसपी को पद से हटाया गया। इनके अलावा सीओ को भी निलंबित कर दिया गया है। एसओ समेत 18 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड किए गए हैं। 7 पुलिसकर्मियों समेत 23 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बुधवार देर एडीजी वाराणसी पीयूष मोडिया और डीआईजी आजमगढ़ वैभव कृष्ण के नेतृत्व में आजमगढ़ पुलिस ने छापामारी कार्रवाई की थी। दोनों स्थानों पर ट्रकों से अवैध वसूली में 2 पुलिसकर्मियों और 16 दलालों को गिरफ्तार किया गया था।
और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ बलिया से हमारे सहयोगी रजनीश श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रजनीश, जिस तरह से ये बड़ा एक्शन देखा जा रहा है, 3 अफसरों के खिलाफ संपत्ति जांच के भी आदेश दिए गए हैं। आए दिन इस तरह की हम स्थितियां देखते रहते थे, बॉर्डर पर इस तरह की वसूली कांड की तस्वीरें देखते थे, और अब सख्त एक्शन। आने वाले वक्त में कितनी बदलती हुई तस्वीरें नजर आएंगी, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। आपको बताऊं, ये जो थाना है इसके लिए बोली लगता था पहले कि यहाँ पे कौन थाना अध्यक्ष जाएगा जो अधिक से अधिक पैसे वहां से वसूल के लाएगा। इसकी लगातार इसके वजह से कोई भी एसएचओ ऐसा नहीं था जो वहां पे न जाना चाहता। इसको लेके बार बार शिकायतें होती थी। इसी को लेके अपनी टीम बनाया वैभव कृष्ण डियाजी ने, और उस टीम को लेकर वो जो है वहां पहुंचे और उन्होंने एक दिन पूरी रेकी की, और रेकी करने के बाद उसके बाद वो जो कार्रवाई करना शुरू किया। आगे फिर योगी सरकार ने जो कार्रवाई करने के लिए बोला है उसमें एसपी और आपको यहाँ पे डीवाईएसपी, इन सारे लोगों को यहाँ पे हटा के प्रतीक्षा कर दिया गया है। इसके बाद जो है यहाँ पे दूसरे एसपी को नियुक्त कर दिया गया है। पूरी टीम जो है कोरंटाडी जो चौकी है वहां पे भी अवैध वसूली चलती थी, उस पूरी टीम को हटा दिया गया है, पूरी टीम को सस्पेंड कर दिया गया है। तो इसको लेकर जो इतनी बड़ी कार्रवाई योगी सरकार ने की है, आगे सारे जो थाने हैं जितने जिले के, वो सारे जो है थाने अपने उससे आ गए, लॉट मोड से कई सेटिंग जो है अच्छे तरीके से करना शुरू कर दिए हैं, और बहुत सारे कार्यों को जो है अभी से दिखाई देने लगा है कि योगी सरकार की हालत जो है जनता पे नजर आनी शुरू हो जाएगी। जी गरिमा। रजनीश, आने वाले वक्त में कितनी बदलती हुई तस्वीरें हम देख सकेंगे, क्योंकि जिस तरह से सरकार सख्त एक्शन ले रही है और भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी लगातार की जा रही है, तो उन अफसरों को भी ये कहीं ना कहीं चेतावनी है जो इस तरह की चीजें करते रहते हैं। जी गरिमा, एकदम बात आपकी एकदम सही है। ये पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई जो है बलिया में हुई है। इससे पहले ऐसी कोई कार्रवाई नहीं थी, जिसके वजह से जो है भ्रष्टाचार पुलिस का जो है चरम सीमा पे पहुंच गया था। इसको लेकर लोगों में काफी शिकायतें भी रहती थी, और लगातार इस चौकी और थाने का लगातार शिकायत होता रहता था। लेकिन जो ये कार्यवाही इतनी बड़ी जो हुई है, इसके वजह से जो है पूरे प्रदेश में एक वो मैसेज जाएगा, और पूरे थाने और जितना पुलिस महकमा है इसमें सुधारने का जो कार्य किया है योगी सरकार ने, निश्चित उसका असर पड़ेगा। जी गरिमा। ठीक है रजनीश, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अब ये उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से सख्त एक्शन मोड में नजर आ रही है। और चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बिहार बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को हटाकर दिलीप जायसवाल को राज्य की कमान सौंपी है। 1 साल के भीतर ही प्रदेश अध्यक्ष के पद से सम्राट चौधरी को हटाने का फैसला लेना हैरत भरा जरूर है, लेकिन इसके कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष के पद पर बदलाव हो सकता है। हालांकि सवाल अब ये उठ रहा है कि बीजेपी के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है, तो फिर 1 साल में ही सम्राट चौधरी को क्यों हटा दिया गया। इनके पहले संजय जायसवाल ने अपना कार्यकाल पूरा किया था। सम्राट चौधरी जब मार्च 2023 में बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बने थे, तब कहा जा रहा था कि वो बिहार में बीजेपी की राजनीति बदलने आए हैं। दिलीप जायसवाल को बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे खास वजह है। बिहार में हाल ही में हुए जाति आधारित सर्वेक्षण के अनुसार ये सबसे बड़ी जाति है जिसकी आबादी 36% से अधिक है। बीजेपी ने अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने के साथ पार्टी ने अपने कोर वोटर का भी खास ख्याल रखा है। तो अब दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष होंगे बिहार के। सम्राट चौधरी, जिनका 3 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ, उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। अब दिलीप जायसवाल बिहार में भूमि सुधार मंत्री भी हैं। और अब चलिए चौथी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां महाराष्ट्र के तमाम हिस्सों में भारी बारिश जारी है। इस बीच पुणे के लवासा इलाके में भूस्खलन भी हुआ। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने मुंबई में आज सुबह के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के कई शहरों में लगातार बारिश का कहर भी जारी है। मुंबई, पुणे, रायगढ़ समेत कई अन्य जगहों पर हालात बद से बदतर भी हो चुके हैं। लगातार बारिश के कारण सड़कों, रेलवे पटरियों और लोगों के घरों में पानी भी भर गया। राज्य के राजधानी की सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। लोकल ट्रेनें देरी से चल रही हैं, वहीं कई उड़ानों को भी रद्द कर दिया गया है। भारी बारिशों से लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में लगातार बारिश के कारण जलभराव हो गया। कम से कम
11 उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। हवाई अड्डे पर उड़ानें बारिश से प्रभावित भी हुई हैं। इंडिगो और स्पाइसजेट ने यात्रियों को उड़ानों में देरी की चेतावनी भी दी है। तो पूरी तरफ से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने ये पूरा मोर्चा संभाल रखा है और 960 साल पुराने इस शिव मंदिर में भी पानी भर गया। सेना और एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से तैनात है। पुणे में लैंडस्लाइडिंग भी हुई है। महाराष्ट्र के कई शहर डूब गए हैं। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। 960 साल पुराने शिव मंदिर में बाढ़ का पानी भी भर गया और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मुंबई के अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें हैं जहां पर चारों तरफ जलमग्न की तस्वीरें हमने देखी। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से हमारे ब्यूरो चीफ राहुल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं, स्थितियां भी देख रहे हैं, महाराष्ट्र की अलग अलग जगहों पर जलमग्न की स्थितियां बनी हुई है। इस वक्त क्या कुछ स्थिति आप जहां पर मौजूद है, आपके पीछे भी देखा जा रहा है कि बारिश का दौर भी लगातार जारी है और बाढ़ भी अलग अलग जगहों पर देखी जा रही है। जी गर्मा, बता दूं, एक हफ्ते से हम जब ग्राउंड जीरो पे कवर कर रहे हैं, स्वदेश न्यूज कवर कर रहे हैं, हर जगह जलमग्न है, पूरा महाराष्ट्र जलमग्न हो चुका है। और मुंबई की बात करें ना गर्मा, तो मुंबई पूरी तरह से जलमग्न। रिहायशी इलाके की बात करें तो रिहायशी इलाका जो मंत्रालय से लेके बोरीवली तक आता है पूरा, चाहे अंधेरी सबवे हो, चाहे किंग सर्कल हो, चाहे हिंद माता हो, पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। जब रिहायशी इलाका जलमग्न हो चुका है तो आप सोचिए झुग्गी झोपड़ी हो क्या हाल होगा। जो झुग्गी झोपड़ी जो सम इलाका कहा जाता है धारावी, वहां भी पानी भरा हुआ है। तो आप देखिए जो आम जनता है, जो आम मुंबई का है, उनको काफी परेशानी। एक हफ्ते पिछले शनिवार से लेके अभी तक निजात नहीं मिल रही बरसात से। और महाराष्ट्र की बात करें तो पुणे हाईवे पूरा जाम हो रखा है, भूस्खलन की वजह से पूरा जाम हो गया है। और पूरी तरह से यहाँ जो पूरी तरह से अस्त व्यस्त जिंदगी हो चुकी है मुंबई कर वालों की। लेकिन एक बड़ी यूएसपी जो मुंबई की है, जो कहा जाता है मुंबई कभी नहीं रुकती, चाहे मुंबई रात हो या दिन हो, चाहे कितनी बड़ी भी कुछ घटना हो जाए, वो मुंबई चलती हुई नजर आती है गर्मा। तो उसको देखते हो कहीं ना कहीं पूरी तरह से मुंबई चल रही है। और राहुल, जिस तरह से आप तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं, और लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि जब मुंबई इस तरह से डूबती हुई नजर आई है। ऐसे में नगर निगम की क्या कुछ तैयारियां रहती हैं? क्योंकि जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं, काफी परेशानियां भरी ये तस्वीरें हैं। बीएमसी की पोल तो हमेशा खुल जाती है गर्मा। देखिए जब भी बरसात का मौसम आता है, बीएमसी हमेशा दावा किया करती है कि इस बार शायद जलमग्न नहीं होगा मुंबई। लेकिन 45,000 करोड़ का बजट होने के बाद, 2-3 राज्य जो छोटे राज्य हैं उनसे ज्यादा बजट होने के बाद भी ये बीएमसी की पोल खोलने वाली बात है कि पानी निकासी की बॉम्बे में कितनी जरूरत है, पूरी जरूरत है, फिर भी क्या नाम है इन लोगों ने तैयारी नहीं करते। 2 महीने पहले से खाना पूर्ति करते हैं। और पूरी जो लापरवाही है ये सब बीएमसी की। अभी 3 से 4 लोगों की जो मृत्यु हुई है वो बीएमसी की लापरवाही की वजह से हुई। वो जर्जर इमारतें थी, उनको नोटिस देना था और नोटिस नहीं दिए, जिससे उनकी मृत्यु भी हो गई। इस तरह मुंबई करवाने काफी परेशान है। और स्कूल कॉलेज तो बंद कर दिया गया है। अभी लोकल ट्रेन जो लाइफलाइन मानी जाती है वो भी इस समय कहीं ना कहीं रुक रुक के चल रही है। तो मुंबई करवालों के लिए इसलिए बारिश आफत लेके आई है गर्मा। और जिस तरह से हम लगातार बारिश का दौर देख रहे हैं, और बहुत अहम हो जाता है इस बात को भी समझना, क्योंकि इस बारिश के दौर में बीमारी जनित तो वायरस में तमाम तरह के पनपने लगते हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य अमला किस तरह से मुस्तैद है राहुल? देखिए सरकार तो पूरी तरह से मुस्तैद है। जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने बोला, एनडीआरएफ की टीम भी बुलाई और जो स्वास्थ्य व्यवस्था है पूरी तरह से कर दिया गया। क्योंकि डेंगू फैलने की, मलेरिया फैलने की, जब बरसात होता है जाने के बाद ये सब तैयारी, जो बच्चे बीमार भी हो रहे हैं। जिस तरह से अभी रिपोर्ट आ रही है कि बच्चों की तबीयत खराब होना शुरू हो गया। सीजन चेंज हुआ, पानी भरा हुआ है झुग्गी झोपड़ियों में, तो मच्छर और वो सब चीज बीमारियां फैलती है। तो स्वास्थ्य विभाग से पूरी तरह से चौकन्ने, वो घर घर जाके जो आशा बहनें वो फीडबैक ले रही है और पूरी तरह से उनको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं जो मुंबई आर्थिक राजधानी कही जाती है, इस समय अगर आप आएंगे तो एक बिहार का गांव ही लगेगा मुंबई। तो मुंबई बिहार और यूपी की तरह ही, गांव की तरह ही पानी भरा हुआ है और उसी तरह से लोग परेशान है। जो आर्थिक राजधानी इंडिया की होने के बावजूद अगर ये परेशानी हो रही है तो आप सोच सकते हिंदुस्तान की और दूसरी जगह हिंदुस्तान में कहाँ दिक्कतें होती होंगी। लेकिन 45,000 करोड़ के, फिर बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, 45,000 करोड़ के बजट के बाद अगर ये परेशानी हो रही है तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है बीएमसी के लिए। राहुल, जिस तरह से आपने तमाम बातों का जिक्र किया, लेकिन इसके साथ ही मौसम विभाग की तरफ से और आने वाले वक्त में क्या कुछ जानकारियां सामने आई हैं? में जब मौसम विभाग में स्वदेश से बात कर, स्वदेश के संवाददाता बात कर रहे थे, तो उन्होंने यही बताया 1 या 2 तारीख तक अभी ये परेशानी कहर बन के मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में रहेगी। और 1-2 तारीख के बाद थोड़ा सा कम होगा, निजात मिलेगी। लेकिन 1-2 तारीख भी बहुत दूर है, अभी 4 से 6 दिन बचे हुए हैं। इसमें मुंबई कर वालों की कमर टूट जाएगी और आम जनता जो छोटे तबके के मीडियम क्लास से नीचे है
उनका जीना दुश्वार हो गया, तो उनको रोजमर्रा की जिंदगी जीनी पड़ती है और ठेल लगाने पड़ते हैं, खाने के लिए इंतजाम करने पड़ते हैं। तो आप उनके घर से पूछेंगे तो उनके यहाँ कहर बरपा है, उनकी डेली की रोजगार जो है वो छीन चुकी है। जी गरिमा। समुद्र के आसपास टीम की किस तरह की तैनाती है राहुल? देखिए, इस समय अगर प्राकृतिक आपदा की बात करें, जब ऊपर से आ रही है तो समुद्र भी अपनी रूप दिखाने में पीछे नहीं हट रहा। समुद्र भी कह रहा है एकदम पूरी लहरें पूरी आ रही है। मरीन लाइन पे जब जाके हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो लहरें एक तरफ से रोड तक आ रही थी, तो वहां जो घूमने टहलने वाले थे उनको रोक दिया गया है। कहा गया कि अभी 3 से 4 दिन रेड अलर्ट पे है मुंबई, तो इसलिए आप लोग ना आए, और पूरी तरह से समुद्र भी उफान पे है इस समय गरिमा। ठीक है राहुल, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए अब अगली खबर का रुख करेंगे, जहां मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक शराब दुकान के पास लगाए एक विवादित पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पोस्टर में अंग्रेजी सीखने को बढ़ावा देने के नाम पर शराब की दुकान की ओर इशारा किया गया। इस पोस्टर के कारण शहर में अब खलबली मच गई है। पोस्टर पर लिखा है, दिन दहाड़े इंग्लिश बोलना सीखें। इसके साथ ही एक तीर शराब की दुकान की ओर इशारा कर रही है। इस पोस्टर को देखकर लोग हैरान रह गए और सोशल मीडिया पर इसकी जमकर आलोचना भी की जा रही है। लोग इसे शराब की दुकान को आकर्षक बनाने की एक घटिया कोशिश बता रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के पोस्टर से समाज में गलत संदेश जाता है, इससे युवा पीढ़ी पर भी बुरा असर पड़ता है। लोग इसे शिक्षा का अपमान करार दे रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे शराब की दुकानों के विज्ञापन की नई लो लिमिट बता रहे हैं। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी खंडवा से देवेंद्र जायसवाल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, अब जिस तरह से ये पोस्टर देखा जा रहा है, खूब वायरल हो रहा है और लिखा है कि दिन दहाड़े इंग्लिश बोलना सीखे, और एरो भी लगा दिया गया और लिखा गया उसके बगल में ठेका, यानी कि सीधे तौर पर शराब की दुकानों की तरफ ये इंगित किया जा रहा है। ऐसे में जो लोग हैं उनका क्या कुछ कहना, और आपके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत हुई होगी, और इस वक्त क्या पोस्टर हटा दिए गए? जी गरिमा जी, ये बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है कि मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी तो जो शराब दुकानें थी उनको जो है शहर में ऐसी जगह पर खुलवाया जा रहा था जहां पर कोई पब्लिक लैंड नहीं था, यानी कि सार्वजनिक स्थान नहीं थे, और कहीं पर ऐसे कोने में कहीं पर शराब दुकानें लगाई जा रही थी। लेकिन अभी इसकी लिमिट बहुत ही क्रॉस हो गई है कि यह लोग न केवल सड़क किनारे शराब दुकानें लगा रहे हैं, बल्कि उसके विज्ञापन पर भी जो है बेहुदा हरकत पर उतर आए हैं। जो शराब ठेकेदार है बेलगाम हो गए हैं, और यही वजह है कि बुरहानपुर में नजारा देखने को मिला है कि शराब दुकान के आगे एक बोर्ड लगाकर वहां पर बताया जा रहा है कि दिन दहाड़े अगर आपको अंग्रेजी बोलना सीखना है तो इधर जाएं, यानी कि आप शराब पियेंगे तो अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। तो ये न केवल जो ग्रामीण यहाँ से गुजरते हैं या कि जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं या शिक्षित हैं या कुछ ऐसे वर्ग के लोग हैं, तो इससे आकर्षित होकर वहां जरूर जाते हैं और कहीं न कहीं आकर्षित होकर इस नशा करते हैं, शराब का सेवन करते हैं। तो शराब की बिक्री को बढ़ाने के लिए जिस तरह से ये लो लिमिट वाला एक अख्तियार किया गया है इनका विज्ञापन का, तो ये बहुत ही हास्यास्पद है। इसको लेकर यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करना बड़ा ही चिंता का विषय है। हमारे जब कलेक्टर से बात हुई तो उनका कहना था कि उनकी नॉलेज में नहीं है और जिला आबकारी अधिकारी को बोलेंगे, जबकि जिला आबकारी अधिकारी इस बात पर कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसे विज्ञापन लगाया गया ऐसे बोर्ड तो उनको लेकर उनसे जवाब तलब किया जाएगा, लेकिन उसको तत्काल हटाया जाना चाहिए था, उनको संज्ञान भी लिया जाना चाहिए। देवेंद्र जी, क्या अभी तक ये पोस्टर हटाया नहीं गया इस जगह से? इसी तरह से पोस्टर लगा हुआ है? जी बिल्कुल, ये अभी तक पोस्टर वैसा ही लगा हुआ है। खास बात यह है कि पोस्टर को लेकर जो सोशल मीडिया पर लोग अच्छी तरह से हंसी उड़ा रहे हैं और लोगों की कमेंट्स आ रही है, इसके बावजूद प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं किया जाना बड़ी चिंता का विषय है। गरिमा जी, लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि आसपास हम जो तस्वीरें भी देख रहे हैं, जो विजुअल्स हम देख रहे हैं, उसमें तमाम लोग हैं वो भी गुजरते हुए नजर आए, इस पोस्टर को देख करके एक मिनट के लिए थम भी गए और मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं वो और ये स्थानीय जो नेता है वो भी सोशल मीडिया पर लिखने के साथ ही उस पोस्टर को लेकर जो है तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। तो इससे न केवल सरकार की छवि खराब हो रही है, बल्कि समाज में जो है अगर भले ही इसको हास्यास्पद स्थिति से प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन लोग उसको और ज्यादा प्रचारित कर रहे हैं और उसको इसका निश्चित तौर पर जो है युवा वर्ग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो कहीं न कहीं इससे आकर्षित भी होंगे। अगर शराब दुकान तक पहुंचते हैं तो कहीं न कहीं उसकी चपेट में जरूर आएंगे नशे की, और इस तरह से ये एक बढ़ावा मिलता जाएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन और सरकार के द्वारा पहले ही शराब दुकानों के जो है किसी भी प्रकार के विज्ञापन पर रोक लगाई गई है। शराब की कोई भी विज्ञापन नहीं होनी चाहिए, लेकिन शराब की जिस तरह से यहाँ पर विज्ञापन की जा रही है, दुकान की विज्ञापन करके लोगों को आकर्षित किया जा रहा है,
वो बहुत ही यहाँ पर चिंता का विषय है कि इससे आने वाली पीढ़ी पर गलत असर पड़ेगा और लोग जो है इसको लेकर जो है और भी दूसरे तरफ दुकान भी इसका अनुसरण कर सकते हैं और उससे स्थिति यही निर्मित होगी कि जो हाईवे है बुरहानपुर से महाराष्ट्र को जोड़ने वाला, वहां पर भी कई शराब दुकानें हैं, तो वहां पर भी स्थिति निर्मित हो सकती है और लोग इसमें जो है नए नए तरीके इजाद करके इस तरह के पोस्टर्स लगाकर ग्राहकों को या फिर युवाओं को और जो लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र के उनको आकर्षित करने के नए नए प्रयास कर सकते हैं। गरिमा जी, ठीक है देवेंद्र, आगे भी इससे जुड़े आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश में शराब बेचने के लिए ठेकेदारों की गुस्ताखी और अब ये पोस्टर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।